हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इनोक्यूलम एंड इनोक्यूलम पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि जो इनोक्यूलम होता है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द पैथोजन विच ऑन कॉन्टैक्ट कैन कॉज इन्फेक्शन इन द होस्ट इज़ कॉल्ड इनोक्यूलम। इनोक्यूलम शब्द हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं। तो पैथोजन का कोई भी भाग, चाहे वो उसका माइसीलियम हो, चाहे वो उसके स्पोर्स हों, चाहे वो उसके रेस्टिंग स्पोर्स हों, जो कि या उसका कोई टॉक्सिन्स हो, बायोकेमिकल पार्ट हो जो कि डिजीज़ कर सकता है, दैट इज़ इनोक्यूलम। The various types of propagules produced by fungi, that those are spores, conidia, sclerotia, rhizomorphs, सर्व एज इनोक्यूलम। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ हम जो है प्रीवियस क्लास के अंदर स्पोर्स, कोनिडिया, स्क्लेरोशिया, राइजोमॉर्फ जो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंजाई के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। तो यू कैन एक्सप्लेन these terms here also. Bacteria and viruses as such serve as inoculum. बैक्टीरिया और वायरसेस के अंदर जो है कोई बेसिकली स्पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स जो कि फंजाई में हमने देखी बनती है वो नहीं बनती है। इस कारण से ये एज इट इज़ जो है इनोक्यूलम की तरह बिहेव करते हैं। फंजाई आर मोर वर्सेटाइल इन दिस रिस्पेक्ट। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि फंजाई जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन में वर्सेटाइल मतलब विभिन्न रूपों के अंदर जो है वो अपना प्रकोप जो है प्लांट्स के ऊपर बरसाती है। द इनोक्यूलम डिसेमिनेशन is also very important. The inoculum can disseminate by water, wind, insects, etc. ये हमने पढ़ लिया पहले कि किस तरह से जो है इनोक्यूलम जो है वो फैलता है। डिसेमिनेशन मतलब फैलना। कुछ स्पोर्स जो होते हैं वो पानी से फैलते हैं, कुछ हवा से फैलते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के द्वारा फैलते हैं। तो ये जो होते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर कोई डिज़ीज़ जो है वो कैसे स्प्रेड होगी, वो डिसेमिनेशन ऑफ स्पोर्स या इनोक्यूलम का डिसेमिनेशन कैसे होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। द नंबर इज़ अ ग्रेट फैक्टर इन डिजीज़ अक्रेंस। अभी तक हमने पढ़ा कि इनोक्यूलम क्या होता है और इनोक्यूलम जो है कैसे स्प्रेड हो सकता है। अब जो है नेक्स्ट चीज़ जो आती है द नंबर ऑफ द इनोक्यूलम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है डिजीज़ डेवलपमेंट में। इन द एब्सेंस ऑफ द होस्ट द पैथोजन फॉर्म स्ट्रक्चर्स क्लेमाइडोस्पोर्स, स्क्लेरोशिया, थिक रेसिस्टेंट हाइफी एट्सेट्रा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जब होस्ट नहीं मिलता है पैथोजन को तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस को स्पेंड करने के लिए कुछ थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स बना लेता है, दैट इज़ क्लेमाइडोस्पोर्स, स्क्लेरोशिया, रेसिस्टेंट हाइफी, थिक रेसिस्टेंट हाइफी। तो ये जो होते हैं स्पोर्स पैथोजन के मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव रखते हैं। स्क्लेरोशिया जो कि आपने अर्गट डिजीज़ के अंदर पढ़ा है। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ये हम अस्टिलेगो में पढ़ते हैं। और थिक वॉल रेसिस्टेंट स्पोर्स जो है एल्ब्यूगो के केस के अंदर हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप जो है आपने प्रीवियस क्लास के अंदर जो आपने नॉलेज गेन की है उसके एग्जाम्पल्स को भी आपको लिखना है। On the other hand, several pathogens have the capacity to live saprophytically in the absence of the host. तो बहुत सारे पैथोजेंस ऐसे हैं जो कि सेप्रोफाइट के रूप में जब होस्ट उसको नहीं मिलता है तो वो सेप्रोफिटिकली भी इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट रह सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जो होते हैं जो कि होस्ट मिलने पर उसके ऊपर इन्फेक्शन करते हैं, नहीं मिलता है तो वो सेप्रोफाइट की तरह रहते हैं। द स्ट्रॉन्ग पैथोजन हैव लेस ऑफ व्हाट इज टर्म्ड बाय द गैरेट इज़ द कॉम्पिटिटिव सेप्रोफिटिक एबिलिटी। जो स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस होते हैं सेप्रोफिटिक एबिलिटी जो होती है उनके अंदर वो कम होती है। दिस डिटरमाइंस द सर्वाइवल in soil. The pathogens that lack saprophytic ability usually produce thick-walled resistant propagules. जैसा कि हम अभी एक टेबल देख रहे हैं उसके अंदर हमको पता चलेगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से इनोक्यूलम होते हैं। फॉर एग्जांपल
वायरस पार्टिकल एज इट इज़ जो है वो इनोक्यूलम की तरह काम आ रहा है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स एक्टिनोमाइटिस माइसिटीज़ के अंदर कोनिडिया के रूप में जो होता है। और बाकी ज़्यादातर केसेस के अंदर बैक्टीरियल सेल जो है वो इनोक्यूलम की तरह काम आती है। फंजाई, एक्टिव माइसीलियम जो है वो इनोक्यूलम का काम करता है राइजोक्टिनिया के अंदर। डोरमेंट माइसीलियम लूज स्मट ऑफ वीट। स्पेशलाइज्ड माइसीलियम स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोशिया क्लेविसेप्स, माइक्रोस्क्लेरोशिया वर्टिसिलम, राइजोमॉर्फ, आर्मिलेरिया मेलिया। स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो बनते हैं मोटाइल जू स्पोर्स डाउनी मिल्ड्यू फंजाई के अंदर, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स के अंदर। प्लानोस्पोर्स बनते हैं म्यूकरेल्स के अंदर। कोनिडिया बनते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर। सेक्सुअल स्पोर्स जो बनते हैं जो कि इनोक्यूलम का कार्य करते हैं म्यूकरेल्स के अंदर जब बनने वाले जाइगोस्पोर्स। डाउनी मिल्ड्यू और जो है अल्ब्यूगो से जो रस्ट होती है उसमें ऊस्पोर्स बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स रस्ट और स्मट फंजाई के अंदर बनते हैं। दे ऑल आर इनोक्यूलम्स। दे टेक पार्टिसिपेशन इन द डिजीज स्प्रेड एंड द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। तो अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इनोक्यूलम पोटेंशियल। एफ डी हील्ड 1929 में इन्होंने सबसे पहले जो है वो एक सब लोगों का अटेंशन इस ओर आकर्षित किया था ध्यान कि द फैक्ट दैट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द इनोक्यूलम इंक्रीज द इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द डिजीज़। तो सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे इनोक्यूलम की क्वांटिटी इंक्रीज होती है डिजीज सीवियरिटी या फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ बंट स्पोर्स और सीड वर नेसेसरी टू कॉज द डिजीज़। उन्होंने बताया कि किसी भी डिजीज़, इन्होंने बंट का एग्जांपल लिया था लेकिन ये और भी डिजीज़ के लिए, सभी डिजीज़ के लिए एप्लीकेबल है आज की तारीख में, कि डिजीज़ जो होते हैं बंट स्पोर्स जो है उनका निश्चित अमाउंट जब होता है तभी बंट डिजीज़ जो होती है वो शो होती है। दिस वॉज द फर्स्ट एविडेंस शोइंग अ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ इनोक्यूलम एंड डिजीज़ इंसिडेंस। तो हील्ड ने जो बंट स्पोर्स और उसका जो किस तरह से वो जो है अपीयर होती है मास इंक्रीज होने से स्पोर्स का, तो इसकी जब स्टडी की तो इसके बाद में एक रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो गया इनोक्यूलम और डिजीज़ इंसिडेंस के अंदर। और उन्होंने इसको जो है स्पोर लोड नाम दिया। उन्होंने एक क्या नाम दिया इसको कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब स्पोर्ट्स होंगे तो ही डिजीज़ सीवियर होगी और डिजीज़ जो है अपीयर होगी। एंड द नेम गिवन टू दिस फिनोमिनन इज स्पोर लोड। उसके बाद में 1932 में हॉर्सफोल्ड आए। उन्होंने जो है इसके लिए जो नया टर्म जो कि आज हम काम में ले रहे हैं और जिसको हमने हेडिंग दिया है इनोक्यूलम पोटेंशियल, तो इन्होंने इस स्पोर लोड का नाम जो है इनोक्यूलम पोटेंशियल टू एक्सप्लेन द केमिकल मास इफेक्ट एंड डिफाइंड इट एज अ नंबर ऑफ इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट। तो जो होस्ट है उसके एनवायरनमेंट में या उसके ऊपर जो है स्पोर्स जो प्रेजेंट हैं उनको कंबाइंड रूप से उन्होंने क्या नाम दिया, इनोक्यूलम पोटेंशियल। और उन्होंने जब स्टडी किया तो उन्होंने बताया कि greater the mass of the inoculum, more severe will be the disease. It can thus be said that the inoculum potential of the Phytophthora infestans increases during the development of an epiphytotic of potato blight। तो इन्होंने जो है पोटैटो ब्लाइट का स्टडी किया और ये बताया कि पोटैटो ब्लाइट जो होती है वो स्पोर्स का, जिसको कि हम इनोक्यूलम कहते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही सीवियर होगी। और एक निश्चित अमाउंट से जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो है वो एपीफाइटोटिक क्रिएट करते हैं।
तो इस तरह से हॉर्सफॉल ने हील्ड के स्पोर लोड को क्या नाम दिया, इनोक्यूलम पोटेंशियल, और जो कि आज भी फाइटोपैथोलॉजिकल लिटरेचर के अंदर जो है मोस्ट कॉमनली स्पोर लोड भी काम में लेते हैं और इनोक्यूलम पोटेंशियल भी हम काम में लेते हैं। लेकिन दोनों के अंदर द कंसेप्ट हाउएवर हैज़ अंडरगोन ग्रेट चेंज and the confusion is well evident in the literature dealing with the subject। तो ये इनोक्यूलम पोटेंशियल और जो स्पोर लेड था ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था। तो जेंटमियर, वेलेस एंड हॉर्सफॉल explained Horsfall's original definition and considered inoculum potential as disease producing power of the host environment। Thus environment entered the concept of inoculum potential। तो इसके अंदर जो है एनवायरनमेंट को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया कि होस्ट के चारों ओर के एनवायरनमेंट के अंदर जो है इनोकुलम पोटेंशियल किसको कहेंगे, डिजीज़ प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ द होस्ट एनवायरनमेंट। तो इसके बाद में 1944 में हॉर्सफॉल की जो 32 की डेफिनेशन थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। दो और लोग इसमें शामिल हुए, जेंटमियर एंड वेलेस। तो 4 नाम इसके साथ अभी तक हमने पढ़े, हील्ड, हॉर्सफॉल, जेंटमियर एंड वेलेस। दस एनवायरनमेंट एंटर्ड द कंसेप्ट ऑफ इनोक्यूलम पोटेंशियल, जो कि मैंने अभी बताया। द अर्लियर कंसेप्ट ऑफ हॉर्सफॉल was concerned only with the virulence of the pathogens, while the later modification included the effect of various factors of the environment on infective capacity of the pathogen। तो इसके अंदर इन्होंने environment को भी ले लिया और पैथोजन को भी ले लिया, दोनों को मिलाकर इन्होंने जो है इनोक्यूलम पोटेंशियल को डिफाइन किया। अब आप एक डायग्राम देख रहे हैं शोइंग मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एनर्जी लेवल ऑफ इनोक्यूलम। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सोइल के अंदर बहुत सारे पैथोजन हैं, ठीक है, जर्मिनेट हो रहे हैं ये। तो इनका जो ये प्रोपेग्यूल है, ये इनकी कुछ स्पोर्स जो होते हैं उनकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है और वो जो है डेड हो जाते हैं और जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, जिससे कि ये जितने भी प्रोपेग्यूल से उतनी संख्या में नहीं रह पाते हैं और इनका लोड कम हो जाता है। फंजिस्टेसिस, एनर्जी सोर्स इनका लो हो गया प्रोपेग्यूल्स का। फंजिस्टेसिस भी एनवायरनमेंट फैक्टर है। फंजिस्टेसिस मतलब कि फंजीसाइड्स होते हैं तो जो कि पैथोजन के स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फंजिस्टेसिस जो होते हैं वो इसके ना तो स्पोर्स को ना फिलामेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि इनको जर्मिनेटिंग कैपेसिटी इनकी ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो है फंजिस्टेसिस हो गया, एनर्जी सोर्स हो गया। कुछ जो है स्पोर्स के अंदर जो है लाइसिस हो जाता है और वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद में जो है होस्ट के ऊपर जब पैथोजन पहुंचता है तो कुछ होस्ट से एक्सुडेट्स निकलते हैं जो कि इसको होस्ट के अंदर जाने से रोकते हैं। सक्सेसफुल पेनिट्रेशन, तो कुछ स्पोर्स जो कि इसके अंदर जो हैं वो जा पा रहे हैं, जो कि इसके चारों के एनवायरनमेंट को, स्ट्रक्चरल बैरियर्स को और फंजीसाइड्स और फंजिस्टेसिस को पिछाड़ कर इसके अंदर जा सकते हैं। वही जो है सफिशेंट, उसके लिए उनको सफिशेंट न्यूट्रिशन चाहिए होता है सफिशेंट पेनिट्रेशन के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पोर्स का जो एक निश्चित अमाउंट था उसमें से भी कुछ ही अमाउंट जो है वो होस्ट का स्पोर्स के अंदर पहुंच पाता है। इसलिए जो है स्पोर लोड या इनोक्यूलम पोटेंशियल या एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद गैरेट ने 1956 एस.डी. गैरेट felt that the term inoculum potential described the degree of infectivity. He thus redefined inoculum potential as the energy of a pathogen available for infection of a host at the surface of the host
पैथोजन टू बी इन्फेक्टेड। तो इन्होंने जो है एनर्जी को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। अगर एनर्जी नहीं होती है तो भी होस्ट के स्पोर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट के साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ गैरट ने इसके अंदर इनोकुलम पोटेंशियल के साथ डिस्क्राइब करने के लिए कर दी कि एनर्जी ऑफ ए पैथोजन अवेलेबल फॉर द इन्फेक्शन of a host at the surface of the host organs to be infected. So, according to Garrett, inoculum potential expresses a form of potential energy. Degree of infectivity can be viewed as a concept of involving biological energy available to the pathogen for colonization of the host. This energy of the pathogen would be a function of inoculum density, available nutrients, both external and internal, to the propagule, environmental factors, genetic capacity of the organism. Inoculum potential thus can be increased by either one of or both of the following factors. तो इनोक्यूलम पोटेंशियल जो है, अभी मैंने बताया कि एनर्जी उसको मिलेगी स्पोर्स को, तभी वो एनर्जी उसको किससे मिलती है, न्यूट्रिएंट्स से। तो न्यूट्रिएंट्स उसको बाहर से भी मिलते हैं और उसको सॉइल में होता है तभी भी चाहिए होते हैं, और होस्ट सरफेस के ऊपर आ गया तब भी चाहिए उसको न्यूट्रिएंट्स, और होस्ट के अंदर चला जाएगा तब भी उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो आवश्यकता होती है। तो इस तरह से जो है गैरेट जो है उन्होंने कुछ और फैक्टर्स इनोक्यूलम पोटेंशियल के साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिए कि इनोक्यूलम पोटेंशियल जो है वो और भी कुछ चीज़ों से प्रभावित हो सकता है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोपोग्यूल्स ऑफ द पैथोजन पर यूनिट एरिया of the host surface by increase in the nutritional status of such units. Some of the major factors that influence the energy level has been summarized in figure 5.1, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एनर्जी लेवल, फंजिस्टेसिस, और होस्ट की सरफेस पे उसको फूड मिल रहा है या प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो ये जो है फैक्टर्स हैं तो जो कि प्रोपोग्यूल्स की संख्या को बढ़ाने में रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर प्रोपोग्यूल्स के लिए सभी फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तभी जो है वो इन्फेक्शन होगा, अदरवाइज इन्फेक्शन नहीं होगा। फॉर जर्मिनेशन ऑफ सोइल बोर्न प्लांट पैथोजन, द सोइल प्रोवाइड्स द कार्बन एंड नाइट्रोजन टू द प्रोपोग्यूल्स। अभी हमने बताया कि पैथोजन्स जो हैं वो एयर में भी हो सकता है, सॉइल में भी हो सकता है, या किसी अन्य जगह पर भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारी सीड में भी हो सकता है। बहुत सारी ऐसी पैथोजन्स होते हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। द सोइल प्रोवाइड्स कार्बन एंड नाइट्रोजन टू दीज प्रोपोग्यूल्स। इफ द फंजिस्टेसिस prevents the germination, the energy is considered over long periods. तो अगर फंजिस्टेसिस जो है वो सोइल के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन उसको नहीं मिल रहा है तो उसके जो स्पोर्स ना तो डेड हो रहे हैं और ना ही मर रहे हैं, लेकिन उसका डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है जो कि उसका डेवलपमेंट हो सके, तो उसको हम कहेंगे फंजिस्टेसिस, जो कि मैंने अभी आपको बताया। एडिशनल एनर्जी सोर्सेज नीडेड टू ओवरकम फंजिस्टेसिस एंड इनिशिएटिव स्पोर जर्मिनेशन कम फ्रॉम द प्लांट एक्सुडेट्स एंड रेजिड्यूज। तो जो है प्लांट्स में अगर फंजिस्टेसिस के कारण जो है वो उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए सोइल के अंदर जो है एडिशनल एनर्जी सोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो होते हैं प्लांट एक्सुडेट्स से इसको मिलते हैं। नॉर्मली द नॉन होस्ट एक्सुडेट्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मोर रेस्टिंग बॉडीज़। तो वीड्स जो है वो खेत में से हटाने के लिए बोला जाता है, जो कि नॉन होस्ट होते हैं, जिनके ऊपर डिजीज़ नहीं होती है, लेकिन इनसे जो कुछ पदार्थ एक्सुडेट्स मतलब निकलते हैं वो पैथोजन की ग्रोथ को एनहांस करते हैं और उसकी रेस्टिंग बॉडीज़ को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, इसलिए इनको भी फील्ड में से हटाना ज़रूरी होता है। वंस द स्पोर जर्मिनेशन अकर्स द चांस ऑफ इन्फेक्शन डेफिनेटली इंक्रीजेज। तो स्पोर्स अगर जर्मिनेट होने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है तो डिजीज़ होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा कि स्पोर जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हुआ और ख़त्म हो गया, और जर्मिनेट होने के पश्चात जो होता है इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और वो होस्ट सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है।
लेकिन कई बार होस्ट सरफेस के ऊपर जो है वो उसको जो है टॉक्सिक या फाइटोएलेक्सिन्स या कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो उसको उसके अंदर जाने से रोक देते हैं। तो उसके लिए भी उसको फिर एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसको जो है प्रोपेग्यूल्स को कुछ एंजाइम्स बनाने पड़ते हैं, कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स बनाने पड़ते हैं। तो ये सब जो है उस समय होस्ट पर जाने के बाद में उसको द एनर्जी इन्वॉल्व्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ द प्रोपेग्यूल्स। तो इसके अंदर भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है कि उसका वो जेनेटिक मेकअप जो है प्रोपोग्यूल्स का इस तरह से तैयार करना है कि वो होस्ट के अंदर अपनी जाने के लिए अपनी डेंसिटी को और अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस को किस तरह से इंक्रीज कर सके। अंडर गिवन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस देयर इज ए critical level of inoculum potential. This is proved by the following observations. Inoculum experiments indicate that a decrease in the number of infective propagules lower the disease frequency. तो बहुत सारे इनोकुलेशन और इनोकुलम पोटेंशियल को डिस्क्राइब करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। तो इनोकुलेशन एक्सपेरिमेंट जब किए गए तो पता चला कि जो डिज़ीज़ होती है, decrease in the number of infective propagules lowers the decrease disease frequency. In some fungal diseases, the nutritional status and the volume of the mycelial inoculum determines the success or failure of infection. तो न्यूट्रिशनल स्टेटस भी महत्वपूर्ण हो गया। इन सब रूट इन्फेक्टिंग फंजाई इन्फेक्शन is achieved by mycelial strands and rhizomorphs. The aggregation of hyphae into compact structures increase the invasive power or the inoculum potential. तो जिन फंजाई के अंदर राइजोमॉर्फ बनता है उन फंजाई के अंदर जो है इनोक्यूलम पोटेंशियल जो है कैसे बढ़ता है कि उनका एग्रीगेशन ऑफ हाइफी जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो है इनोक्यूलम पोटेंशियल उनमें ज़्यादा होगा। 1960 में डायमंड एंड हॉर्सफॉल आए और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक और फैक्टर। पहले कौन सा एक फैक्टर इनकॉर्पोरेट हुआ था? एनवायरनमेंट, गैरेट ने किया था। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट एंड redefined the inoculum potential as the resultant of the action of the environment, the vigor of the pathogen and the susceptibility of the host and the amount of the inoculum potential. तो इस तरह से जो है इसके अंदर अब 4 चीज़ें हो गई। द ओरिजिनल कंसेप्ट ऑफ इनोक्यूलम डेंसिटी जो कि स्टार्टिंग के अंदर जो है दिया गया था। The concept of second is the concept of inoculum potential involving biological energy available at the infection code, Garrett concept. Third is the concept of the susceptibility of the host. Next is the concept of disease proneness brought about by the environment. तो ये 4 चीज़ें मिलकर जो है इनोक्यूलम पोटेंशियल को इंक्रीज़ करती है। A large number of plant pathologies are not in favor of including so many factors in a single term. तो ये तो जो है समय समय पर जो है नए फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते गए इनोक्यूलम पोटेंशियल को इन्वॉल्व करने के लिए, और जो है फाइनली जो है ये एक डिटेल्ड इनोक्यूलम पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 4 बिंदु जो है इन्वॉल्व किए गए। लेकिन बहुत सारे प्लांट पैथोलॉजिस्ट जो है वो इससे एग्री नहीं थे, इसके फेवर में नहीं थे कि एक टर्म इनोक्यूलम पोटेंशियल को समझाने के लिए इतने सारे जो है चीज़ों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया। 1966 में विल्हेम suggested that the inoculum potential should be used only to indicate inoculum density, host resistance, distance between host and the influence of the environment are factors that are beyond the concept of inoculum. तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर केवल जो है इनोक्यूलम डेंसिटी ही इसके अंदर आना चाहिए। होस्ट रेसिस्टेंस, ससेप्टिबिलिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इस इनोक्यूलम पोटेंशियल के साथ में नहीं ऐड करनी चाहिए। विल्हेम 1966 maintains
द पोटेंशियल कैन नॉट बी इक्वल विद द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल. Further, the energy cannot be measured while the number of propagules can be easily counted, and the relation between the amount of propagules and the disease can be shown. So उन्होंने कहा कि अगर प्रोपोग्यूल्स के स्पोर्स का नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वहाँ पर दूसरे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करना चाहिए. दिस इज़ अ प्रैक्टिकल अप्रोच एंड इट इज़ in this way the inoculum potential has genetically referred in literature. Disease severity depends on inoculum potential and disease potential. तो किसी भी चीज़ की डिजीज़ सीवियरिटी जो है दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, इनोकुलम पोटेंशियल एंड डिजीज़ पोटेंशियल. तो ये सारे फैक्टर्स जो थे, बेकर ने जो है एक दूसरा फार्मूला जो है डिजीज़ सीवियरिटी का डेवलप किया और डिजीज़ पोटेंशियल के अंदर उन्होंने इन सभी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और कहा कि इनोकुलम पोटेंशियल इज़ ओनली द मास ऑफ स्पोर्स रेस्पॉन्सिबल या different spores of the pathogens responsible for the development of a disease are known as inoculum potential. तो ये है हमारा इनोकुलम पोटेंशियल. थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में हम टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ेंगे.